नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बड़ी समस्या ये है, फसलों की कटाई हो जाने के बाद स्टोरेज की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती। स्टोरेज फैसिलिटीज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी ज़्यादा वीक है। इवन फसलों की कटाई के बाद उनकी प्रोसेसिंग की फैसिलिटीज भी काफ़ी कम अवेलेबल होती हैं। इसका नुकसान क्या होता है? नुकसान देखो सीधा सीधा ये होता है, एक तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ पेरिसेबल आइटम्स का, जैसे फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं। अब देखो, इनकी सेल्फ लाइफ काफ़ी कम होती है। इनको अगर लंबे समय तक स्टोर करके रखना है तो आपके पास कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए। अगर नहीं है तो बहुत सारे फ्रूट्स और सब्जियां आपकी खराब हो जाएंगी। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। दूसरा, किसानों को भी उनकी फसलों के उचित दाम नहीं मिल पाते, क्योंकि देखो किसान को पता है अगर फसल को जल्दी नहीं बेचा गया तो फसल खराब हो जाएगी, बाद में फसल कोई खरीदेगा नहीं। दूसरा, किसान के पास देखो इतने पैसे होते भी नहीं हैं। किसान ने कैसे ना कैसे करके बहुत बार कर्ज लेकर फसल को उगाया होता है, तो किसान के पास इतना समय नहीं होता कि वो इंतजार करे कब मार्केट में उसको फसल के उचित दाम मिले और तब जाके वो अपनी फसल को बेचे। नहीं, किसान तो डिस्ट्रेस्ड सेलिंग काफ़ी बार कर देता है। मतलब डिस्ट्रेस में आके पैसों की आवश्यकता है और जल्दबाजी में फसल बेच दी गई, लेकिन फसल उचित दाम पर नहीं बिकी। बट किसान क्या करे, उसकी मजबूरी थी, इसलिए किसान को अपनी फसल बेचनी पड़ी। तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा? समस्या का समाधान होगा कि फसल की कटाई के बाद स्टोरेज की प्रॉपर फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए। फसल की प्रोसेसिंग के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक और कंसेप्ट है इसमें, नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट सिस्टम का और एग्री फ्यूचर मार्केट्स का। इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं सरकार ने क्या स्टेप्स लिए हैं इन समस्याओं को एड्रेस करने के लिए। देखो, हाल ही में सरकार ने 3 अमेंडमेंट्स किए हैं और इसके लिए सरकार ऑर्डिनेंस लेके आई है। सबसे पहले अमेंडमेंट्स इन द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 का ये एक्ट है। इसके अनुसार लिमिटेशंस थी, जैसे कुछ सीरियल्स और कुछ कमोडिटीज़ को एक लेवल से ज़्यादा स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। अगर कोई स्टोर करके रखता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन अब इस प्रोविज़न को हटा दिया गया है। अब देखो, कोई लिमिटेशन नहीं होगी स्टोर करने की, तो मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इसके अलावा 2 और भी ऑर्डिनेंस आए हैं। एक, अभी किसानों के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। एपीएमसी मंडीज के बाहर जाकर भी किसान अपनी फसल बेच सकते हैं। और सबसे लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के संदर्भ में भी एक ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ने साइन किया है। देखो, इन ऑर्डिनेंसेस के अलावा सरकार ने 1 लाख करोड़ का एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी इस्टेब्लिश किया है। यहां पर देखिए, टोटल वैल्यू है इस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की 1 लाख करोड़। अगले 4 सालों में ये फंड जो है यूटिलाइज होगा। इस फंड को इस्टेब्लिश करने का मकसद भी यही है, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना। इसके अलावा प्रोसेसिंग फैसिलिटीज भी बिल्ड करना, ताकि फसलों की प्रोसेसिंग हो सके, सेल्फ लाइफ को इंक्रीज किया जा सके। और देखो, ये जो 1 लाख करोड़ का फंड है, ये लार्जली यूटिलाइज किया जाएगा फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। लेकिन ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि सिर्फ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ही इस 1 लाख करोड़ के फंड से लोन ले सकती हैं। इवन इंडिविजुअल्स जो एंटरप्रेन्योर हैं वो भी लोन ले सकते हैं पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज या फिर प्रोसेसिंग फैसिलिटी का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है? ये देखो, मेनली प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं फार्मर्स की। मतलब सिंपल भाषा में बात करें, काफ़ी सारे किसान एक साथ आते हैं, मिल के या तो कोई कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं या फिर कोई सोसाइटी बनाते हैं।
मकसद होता है कि शेयर्ड बेनिफिट हासिल किया जा सके। जैसे देखो, एक किसान अपनी फसल को बेचता है तो उसके पास बार्गेनिंग पावर कम होती है, लेकिन 100 किसान मिलके अपनी फसल बेचेंगे तो किसी बड़ी कंपनी को वो फसल बेच सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड। तो 100 किसानों की मिला के जो बार्गेनिंग पावर है वो बढ़ जाती है, इनको अपनी फसलों के उचित दाम मिल जाते हैं। तो इसलिए 100 किसान एक साथ आए तो सबको फायदा हुआ। उन्होंने मिलके चाहे सोसाइटी बनाई हो या फिर कंपनी बनाई हो या फिर किसी और कोई लीगल ऑर्गेनाइजेशन बनाई हो, मकसद यही होता है फार्मर्स का एक साथ आना शेयर्ड बेनिफिट के लिए। डेफिनेशन काफी बार लिखनी पड़ती है, इसलिए जानना जरूरी है। ये देखो, जो 1 लाख करोड़ का फंड इस्टेब्लिश हुआ है, ये मेनली लोन के तौर पे यूटिलाइज होगा। सरकार का सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए लगेगा, वो भी सरकार सब्सिडी देगी। मतलब मान लीजिए कोई फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर लोन लेता है तो उस पर इंटरेस्ट कम लगेगा, क्योंकि थोड़ी बहुत सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाएगी। मतलब थोड़े बहुत जो इंटरेस्ट रेट है वो सरकार के द्वारा भर दिया जाएगा जिसने लोन लिया है उसकी तरफ से बैंकों को। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, चलो ये सब स्टेप्स तो ठीक हैं, बट दिक्कत ये है ना कि किसान के पास पैसे नहीं होते। तो जैसे ही फसल कटी, क्योंकि किसान ने कर्ज लिया होता है, फसल कटते ही किसान की कोशिश होती है कि फसल को बेचा जाए और जो कर्ज लिया है उसे चुकाया जाए। तो किसान स्टोरेज फैसिलिटीज को अवेल नहीं करेगा। तो आवश्यकता तो यह है ना कि यह इंश्योर किया जाए कि किसान को एकदम से अपनी फसल ना बेचनी पड़े। और यह कैसे इंश्योर होगा? इसके लिए देखो, एक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट सिस्टम है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए वेयर हाउस है, किसान ने अपनी फसल काटी और किसान अपनी फसल लेके जाएगा वेयर हाउस में जमा कराने के लिए। वेयर हाउस में किसान की फसल को जमा कर लिया जाएगा, उसके बदले में किसान को थोड़ी सी फीस देनी पड़ेगी। स्टोरेज फैसिलिटी अच्छी होगी, वेयर हाउस में फसल खराब नहीं होगी, और इसके बदले में किसान अपनी फसल छोड़ेगा और वेयर हाउस वाले किसान को उसकी रिसिप्ट दे देंगे। अब देखो, उस रिसिप्ट की सहायता से किसान लोन प्राप्त कर सकता है। मतलब बैंक में जाके बोल सकता है, देखो मेरी फसल जो है अभी वेयर हाउस में रखी है, मैंने नहीं बेची है, क्योंकि मैं इंतजार कर रहा हूं कब मुझे मेरी फसल के उचित दाम मिलेंगे तब बेचूंगा, लेकिन मेरे पास रिसिप्ट है, आप ये रिसिप्ट रखकर मुझे लोन दे दीजिए, ताकि मैं जो मैंने लोन लिया है वो मैं चुका सकूं और अगले फसल की तैयारी कर सकूं। ये सिस्टम तो देखो अच्छा है, बट एक तो अवेयरनेस की कमी है किसानों में, दूसरा हर जगह वेयर हाउस है भी नहीं, तीसरा बैंक थोड़ा रिलेक्टेंट होते हैं, बैंक लोन जल्दी से देते नहीं हैं। तो इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए एक काम ये किया जा सकता है, जो ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है ये किसानों को लोन दें। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसे होंगे। अभी तक फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन क्या करती थी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से लोन हासिल करती थी, लेकिन इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा, कितना, 18 से 22%। अब देखो, ये खुद फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन इतना महंगा लोन देंगी तो ये कैसे लोन देंगी सस्ता फिर आगे किसानों को। लेकिन अगर इन फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को कैपिटल मिल जाए तो ये किसानों को सस्ता लोन दे सकेंगी। इसलिए आवश्यकता ये है कि नाबार्ड फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को वर्किंग कैपिटल दिलवाए, यानी पैसा दिलवाए। कितने इंटरेस्ट रेट पर? 4 से लेकर 7% के बीच इंटरेस्ट रेट पर। इससे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस फर्दर सस्ता लोन दे सकेंगी किसानों को। यह तो हुई पहली बात। अब दूसरी बात है एग्री फ्यूचर मार्केट स्कीम। एग्री फ्यूचर मार्केट्स में क्या होता है, ट्रेड होता है। जैसे देखो, करेंसीज का ट्रेड होता है, उसी प्रकार से जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं उनका भी ट्रेड होता है। फ्यूचर्स में इस प्रकार से मैकेनिज्म काम करता है, पहले से तय हो जाता है। मान लीजिए किसान अपनी फसल को अभी उगा रहा है, तो अभी से तय हो जाएगा कि मैं आपको इतना टन वीट दे दूंगा 20 अक्टूबर को इस प्राइस पर। तो पहले से ये डिसाइड हो जाता है। इससे किसान भी निश्चिंत हो जाता है कि हाँ, मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि मुझे इतना टन वीट देना है
बायर को इस प्राइस पर, इस डेट पर, तो किसान अपनी फसल के दाम को लेके निश्चिंत हो जाते हैं। देखो, पहले तो हमारे देश में काफ़ी ट्रेड होता था एग्री फ्यूचर मार्केट्स में, बट पिछले कुछ सालों में एग्री फ्यूचर मार्केट्स में ट्रेड काफ़ी ज़्यादा कम होने लगा है। यहाँ पर आंकड़े भी दिए हुए हैं। जैसे 2019 में हमारे देश में सिर्फ 4.5 लाख करोड़ का ट्रेड हुआ एग्री फ्यूचर मार्केट में, और 2019 में तो ये और भी ज़्यादा कम हो गया, 1.5 लाख करोड़। ना सिर्फ वैल्यूएशन कम हुई है बल्कि वॉल्यूम्स भी कम हुई हैं। जबकि चाइना और यूएसए से अगर हम कंपेयर करें तो वहाँ पे एग्री फ्यूचर मार्केट्स में ट्रेड काफ़ी ज़्यादा होता है। सरकार ज़्यादा प्रमोट करती नहीं है एग्री फ्यूचर मार्केट्स को, क्योंकि सरकार को ये लगता है कि इन मार्केट्स के कारण एग्रीकल्चर से संबंधित जो कमोडिटीज़ हैं उनके दाम काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाते हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, कमोडिटीज़ के प्राइसेस में थोड़ी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। बट आज इस आर्टिकल में राइटर ये सजेस्ट करते हैं, देखो मार्केट्स तो सिर्फ प्राइसेस को शो करती हैं, इससे किसानों को पता लग जाता है, काफ़ी फायदा होता है। किसानों को पहले से पता लग जाता है कि फ्यूचर में कितने में हमारी फसल बिक सकती है, तो वो इस बारे में निश्चिंत हो जाते हैं कि जब फसलों की कटाई करेंगे तब क्या दाम होंगे, उनकी चिंता खत्म हो जाती है। क्योंकि इन मार्केट्स में ट्रेड करके किसान फ्यूचर्स में ट्रेड कर लेते हैं और पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि इतनी फसल हम प्रोवाइड कर देंगे इस डेट को, इस प्राइस पे, तो उनकी चिंता खत्म हो जाती है। इसलिए राइटर का पॉइंट ये है कि सरकार इन एग्री फ्यूचर मार्केट्स को प्रमोट करे ताकि किसान पूरी अवेयरनेस के साथ इन एग्री फ्यूचर मार्केट्स में ट्रेड कर सकें और अपनी फसलों के उचित दाम हासिल कर सकें, इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकें, जैसे कौन सी फसल उनको उगानी चाहिए, कौन सी नहीं उगानी चाहिए, फ्यूचर में कौन सी फसलों के उनको उचित दाम मिल रहे हैं। ये सारे डिसीजंस किसान ले सकेंगे अगर वो ट्रेड करते हैं एग्री फ्यूचर मार्केट्स में। तो लास्ट में समराइज करते हुए 4 सजेशंस राइटर देते हैं। नाबार्ड 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म करें और बेसिक स्टोरेज फैसिलिटीज़ क्रिएट करें इस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की सहायता से। इसके साथ साथ जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की जाएं उनको ट्रेनिंग भी दी जाए। दूसरा सजेशन, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, ये सब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं एग्री फ्यूचर मार्केट्स में अपना जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज करें। चाइना में भी ऐसा ही हुआ है, इस वजह से वहाँ पे एग्री फ्यूचर मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई हैं। तीसरा सजेशन, जो बैंक लोन देते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को और ट्रेडर्स को, वो बैंक्स भी कमोडिटी फ्यूचर्स में पार्टिसिपेट करें री इंश्योरर के तौर पर। इससे देखो एग्री मार्केट्स जो हैं उनकी हेल्थी ग्रोथ देखने को मिलेगी। सबसे लास्ट में जो गवर्नमेंट पॉलिसी है वो ज़्यादा स्टेबल होनी चाहिए, मार्केट फ्रेंडली होनी चाहिए। हमने पास्ट में देखा है गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है एग्री फ्यूचर मार्केट्स के संदर्भ में वो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव होती हैं, अनप्रडिक्टेबल होती हैं, बार बार इसमें बदलाव देखने को मिलते हैं। लेकिन नहीं, सरकार की पॉलिसी स्टेबल होनी चाहिए, मार्केट फ्रेंडली होनी चाहिए एग्री फ्यूचर मार्केट्स के संदर्भ में। लास्ट में कंक्लूजन में कहा जा सकता है, देखो अभी तक सरकार ने जो स्टेप्स लिए हैं उनका स्वागत होना चाहिए, बट कुछ और स्टेप्स सरकार को लेने की आवश्यकता है अगर सरकार वास्तव में चेंज लाना चाहती है एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।